तो जनाब, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको बेसिक कोडिंग आती है तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जहां पर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके एक SaaS वेबसाइट बनाएंगे। SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज आ सर्विस, और ये एक ऐसी वेबसाइट होती है कि इनको एक बार आपने बना दिया तो फिर ये अपने आप वर्क करती रहती हैं। मतलब ये एक तरीके के टूल होते हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स AI का यूज़ करके कैसे बनाना है वो सारा प्रोसीजर आप इस वीडियो में जानने वाले हो। कोई ज़्यादा कोडिंग स्किल नहीं, बेसिक अगर आपको HTML CSS और थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती है तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल देख सकते हो। आप आराम से ऐसे टूल्स बनाकर लॉन्च कर पाओगे और उससे अच्छा पैसा भी जनरेट कर पाओगे। तो पूरा प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ। चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब, हम लोग आ चुके कंप्यूटर की स्क्रीन पे। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग SaaS टूल बना सकते हैं, मतलब SaaS वाली वेबसाइट्स कैसे बना सकते हैं। बनाने से पहले हम लोग देखिए पूरा फोकस यही रहेगा कि हम लोग AI का यूज़ करेंगे। कोडिंग नॉलेज सिर्फ इसलिए होगी कि हम लोग अंडरस्टैंडिंग ले सकें, अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको समझ सकें और AI को बताकर उससे सॉल्व करा सकें। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ वेबसाइट्स आपको दिखाना चाहूँगा जो SaaS के लिए ही है। ठीक है, SaaS वेबसाइट्स ही हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे डालता हूँ JPG टू PDF, एक ये आपकी SaaS वेबसाइट आ गई है। ठीक है, आई लव PDF नाम से। अब इसमें होता क्या है, इन्होंने एक बार ये वेबसाइट बना दी। अब इसमें बहुत सारा ट्रैफिक दिन भर में आता है, अलग अलग तरीके के इसके अंदर टूल्स दिए गए हैं वो यूज़ करता है। लाइक किसी को JPG से PDF बनवाना है तो किसी को PDF मर्ज करवानी है दो PDF को, किसी को कंप्रेस करवानी है, किसी को पासवर्ड डालना है PDF के अंदर। ऐसे काफ़ी सारे टूल्स इन वेबसाइट के अंदर है। वैसे एक वेबसाइट और दिखाता हूँ मैं, JPG टू PNG। ठीक है, PNG। अब ये वेबसाइट सर जो मैंने ओपन करी, इसमें क्या होता है कि आपकी जो JPG इमेज होती है उनको PNG में कन्वर्ट करने की होता है। तो कुछ क्वेश्चन ये उठता होगा कि सर ये वेबसाइट कौन यूज़ करता है। तो सर ये वेबसाइट सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट के लोग होंगे, उनको भी डेली बेसिस में अपनी PPTs बनवानी है, उनको भी PDF में कन्वर्ट कराना है, चाहे यूट्यूबर्स हैं उनको भी बहुत सारी इमेजेस को PNG में कन्वर्ट करना होता है। मतलब सभी लोग, मतलब दिन भर में जितना प्रोडक्टिव काम होता है, जितने में हम लोग को टूल्स की ज़रूरत होती है, तो हम लोग सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऐप या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके नहीं रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बस ऐसी SaaS वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं। क्रोम पे गए, तुरंत डाला, तुरंत आ गई वेबसाइट, यूज़ कर लिया, हटा दिया। ठीक है, तो इन तरीकों की वेबसाइट में दिन भर में बहुत सारा ट्रैफिक आता है और ये वेबसाइट भी बहुत सारी हैं। ऐसा नहीं कि वेबसाइट कम है, आपको कंपटीशन हर जगह मिलेगा। ये वेबसाइट बहुत सारी है, एक ही चीज़ की 10-10 तरीके की वेबसाइट है, पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि हर किसी को थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक मिलता है जिससे हर कोई अर्न कर पाता है। अब देखिए, बिजनेस का सीधा फंडा यही होता है कि अगर आपके पास लोग हैं, यूजर्स हैं जो आपकी सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, तो आप मोनेटाइज कर सकते हो। मोनेटाइज मतलब आप उससे पैसे कमा सकते हो। तो अगर आपके पास वेबसाइट पर यूजर्स आ रहे हैं, आपकी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो मोनेटाइजेशन के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, जिनमें से कुछ तरीकों के बारे में हम लोग लास्ट में जानने वाले हैं। अब मकसद ये होता है कि सर हम लोग इस तरीके की वेबसाइट बनाएंगे कैसे, क्योंकि मान लो ये वेबसाइट में जैसे ये कि आप देख पा रहे हो यूज़र इंटरफेस, इसमें तो सर कितना ही आप टाइम दे दोगे कम है। कोई एक दिन देता है तो कुछ थोड़ा अच्छा बनेगा, एक हफ्ते देता है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा बनेगा, एक महीना अगर आप देते हो तो बहुत बेहतरीन वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस बनता है। तो हम लोगों को इन वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा खास इंटरफेस नहीं, बस अगर इतना भी अच्छा बना सकते हो तो बहुत है। तो जो यूज़र इंटरफेस का काम है वो तो आपको ही करना पड़ेगा कि आप अपने हिसाब से कैसा यूज़र इंटरफेस रखना चाहते हो, कितना अच्छा वेबसाइट को बनाना चाहते हो। बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे आपने कोई लोगो बनाया वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। आप कलर जो यूज़ कर रहे हो, कलर पैलेट्स आप अच्छे चूज़ करो, थोड़ा फॉन्ट्स अच्छे चूज़ कर लो, थीम अच्छी चूज़ कर लो, थोड़ा शैडो वगैरह अच्छे से दे दोगे, थोड़ा सा एनिमेशन लगा दोगे तो आपका UI फंक्शनल और अच्छा बन जाएगा। पर मकसद ये आता है कि सर इसकी फंक्शनैलिटी कैसे बनाएं। जैसे ये वेबसाइट के क्या टूल कर रहा है कि JPG को PDF में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये फंक्शनैलिटी हम लोग AI से बनवाएंगे। AI हमको फंक्शनैलिटी बना के दे देगा, UI को तो हम लोग धीरे धीरे इंप्रूव करते जाएंगे। और ज़्यादा कोई खास UI की ज़रूरत भी नहीं होती है इन वेबसाइट में, बस सिंपल हो, जितना सिंपल होगा उतना ही ज़्यादा यूज़र्स को आराम होगा किसी भी वेबसाइट पर काम करने के लिए। अब सोचो मैं किसी वेबसाइट पर जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुझे किस पे क्लिक करना है समझ में नहीं आ रहा, मैं तुरंत काट के दूसरी वेबसाइट पे चला जाऊँगा। पर जैसे सोचो इस वेबसाइट पे आता हूँ तो मुझे सामने ही दिख रहा है कि इतना बड़ा बटन है, बस सिलेक्ट पे क्लिक करना है और मैं डायरेक्ट अपने फाइल मैनेजर से इमेजेस सिलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ पर तुरंत सिंपल UI है, तुरंत आप अपनी PDF बना सकते हो, तो यूजर्स इस पर ज़्यादा आना प्रेफर करेंगे। ये मैंने बेसिक आपको साइकोलॉजी बता दी UI की। अब आते हैं मैकेनिज्म कैसे बनाना है। तो हम लोग पूरा इस समय फोकस रहेगा कि AI जितना हो सकता है उतना ज़्यादा बना दे, और थोड़ा कुछ अगर हमको छेड़छाड़ करनी होगी तो हम लोग कोडिंग स्किल्स का यूज़ करके करेंगे।
फिलहाल मैं इस वीडियो में एआई का यूज़ ज़्यादा करने वाला हूँ। कोडिंग ट्यूटोरियल तो मैंने बहुत सारे बना रखे हैं और भी आपके प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, चैट जीपीटी ओपन करते हैं और चैट जीपीटी पे हम लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे मेरे पास प्रॉम्प्ट होगा, उस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे लिखूंगा और उस प्रॉम्प्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे क्या यूज़ होता है। जैसे मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा है यहाँ पे, ये प्रॉम्प्ट मैं क्या डाल रहा हूँ, ये प्रॉम्प्ट कह क्या रहा है एआई से, वो थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहली लाइन में मैंने क्लियर कर दिया है कि यू कैन क्रिएट अ जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर। मतलब क्लियर है कि आपको बनाना क्या है, जेपीजी से पीडीएफ कन्वर्टर बनाना है। क्या यूज़ करके बनाना है भैया, एक लाइब्रेरी होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसको बोलते हैं जीएस पीडीएफ लाइब्रेरी। उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हेल्प हो जाती है, हम लोग को पूरा कोड बिल्कुल स्क्रैच से नहीं लिखना पड़ता है। कोडिंग का मकसद ये होता है कि हम लोग कम टाइम में अच्छी चीज़ें बना पा रहे हो, तो ऐसी लाइब्रेरीज का यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ये लाइब्रेरी करती क्या है, इमेजेस के लेकर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करती है और इसका कोड हम लोग एआई से लिखवा लेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने नीचे लिखा है कि बेस्ट टूल यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। हम लोगों ने इसको ये भी क्लियर कर दिया कि सर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है। अगर मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है तो मैंने ये लिख दी। एडवांस अगर मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ कुछ टेक्नोलॉजीज तो मैं रिएक्ट JS या टेलविंड लिखता। तो इस तरीके से अगर आपको बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है तो आप अपना कोड इनमें लिखाने के लिए ज़्यादा प्रेफर करें। फिर मैंने डिज़ाइन के बारे में भी बताया कि डिज़ाइन सेक्शन कैसा रहेगा, किस सीक्वेंस में रहेगा। तो सबसे पहले सर टॉप में बैनर, ठीक है, फिर हेडर सेक्शन, फिर उसके बाद फुटर सेक्शन और उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, एक अपलोड का ऑप्शन, इमेज अपलोड का ऑप्शन, प्रीव्यू सेक्शन होना चाहिए, है ना, और डाउनलोड बटन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि भैया फुली रिस्पॉन्सिव डिजाइन चाहिए। तो जब हम लोगों ने फुली रिस्पॉन्सिव कहा तो जितना अपनी तरफ से हो सकेगा रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करेगा। जहां पर आपका डिजाइन नहीं रिस्पॉन्सिव वहां पर आप कर क्या सकते हो, मीडिया क्वेरीज का यूज कर सकते हो CSS में और बहुत आराम से ऐसी वेबसाइट को आप क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। क्योंकि इनके अंदर काफी ज्यादा एलिमेंट्स नहीं होते, बहुत कम चीजें होती हैं, तो आप आराम से इनको रिस्पॉन्सिव कर सकते हो। फिर मैंने ब्रैकेट में थोड़ा कुछ लिख दिया है शुद्ध अपनी देसी लैंग्वेज में, मतलब बहुत ही यहाँ पे हार्ड इंग्लिश मैंने नहीं यूज करी है। मेक श्योर जावास्क्रिप्ट कोड फुली फंक्शनल एंड यूजिंग CDN लिंक ऑफ लाइब्रेरी। मतलब जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे सबसे मेन तो वही है फंक्शनैलिटी के लिए, तो वो फुली फंक्शनल होना चाहिए। और भैया CDN लिंक देना ना भूलना लाइब्रेरी का। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एंटर बटन दबाता हूँ। और अभी भी एआई पे हम लोग पूरा डिपेंड नहीं रहेंगे। एआई का कोई भरोसा नहीं सर कि हम लोग ने जो चीज़ कही है वो बिल्कुल परफेक्टली करके ही दे दे। और देखिए आजकल चैट जीपीटी का सर्वर भी थोड़ा डाउन चल रहा है, तो देखिए जैसे यहाँ पे इसने कह दिया कि समथिंग एरर, तो मैं क्या करूँगा, रीजनरेट पे क्लिक करूँगा और इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। मैं स्टॉप करके अगेन इसको पेस्ट करके रन कर देता हूँ। अगर आपके सामने भी सर्वर डाउन की प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए और क्या क्या होता है इसमें, सबसे पहले हम लोग प्रोसीजर समझेंगे कि मैकेनिज्म अगर बन गया सही से, ये हमको क्या कर पा रहा है, चीज़ें दे पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे उसके बाद में इसको होस्ट कैसे करना है इस चीज़ को भी समझेंगे। ठीक है, होस्टिंग पर्पस को भी समझना है। ओके, काफ़ी ज़्यादा ओके, इसने एरर रिस्पॉन्स जनरेट शुरू कर दिया था। ठीक है, चलिए सर यहाँ पे इसने रिस्पॉन्स बनाना शुरू कर दिया। इसने कोड सबसे पहले HTML का लिखना स्टार्ट किया है। HTML में इसने टाइटल पे देखिए लिखा है JPG टू PDF कन्वर्टर, जो कि एक सर्च इंजन के लिए अच्छी बात होती है। उसके बाद में इसने स्टाइल शीट को लिंक किया, मतलब इसने CSS का कोड अलग से लिखा होगा। अब इसने डिव टैग के अंदर एक कंटेनर बनाया है, फिर उसके टॉप बैनर के अंदर एक हेडिंग दे दी है JPG टू PDF कन्वर्टर। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, इनपुट टैग लिया है जहाँ पर हम लोग फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और फाइल में JPG ठीक है, दो तरीके की आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी भी आप इसमें PNG वगैरह भी ऐड कर सकते हो ऑप्शन। बेसिक HTML ही आपको आता होगा। और प्रीव्यू सेक्शन बना दिया है जहाँ पर इसमें हेडिंग लिखा है, यहाँ पर प्रीव्यू होगा। ओके, फुटर सेक्शन में बेसिक चीज़ें डाल दी है। ठीक है, ओके। उसके बाद इसने क्या किया, CDN की लिंक तो सर दे दी है। CDN की क्या किया, इसने लिंक सर दे दी है यहाँ पर, और यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट भी दे दी है। ठीक है, इसने CSS भी लिख दिया है और जावास्क्रिप्ट कोड भी लिख दिया है। आइए चेक करते हैं कि इसने सब चीज़ें सही करी हैं या नहीं करी। मैं क्या करूँगा, HTML को कॉपी करने वाला हूँ। HTML को कॉपी करके मैं यहाँ पे आऊँगा फाइल मैनेजर पे, और यहाँ सर एक फोल्डर बनाने की मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि सारा कोड फोल्डर में रहता है तो ऑर्गेनाइज रहता है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा JPG टू PDF। ठीक है, इतना सिर्फ लिख देते हैं, काफ़ी है। इसको क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, शो मोर ऑप्शंस एंड VS कोड पे ओपन कर लेते हैं। VS कोड पे ओपन हो गया। देन हम लोग करने क्या वाले हैं, इस वेलकम विंडो को क्लोज किया, फाइल बनाते हैं index.html। और मैं यहाँ पर अभी फोकस ये करूँगा कि मैं CSS और जावास्क्रिप्ट की अलग अलग फाइल नहीं बनाऊँगा, क्योंकि अभी मैं जिस जगह पर इसको होस्ट करने वाला हूँ वहाँ पर एक थीम की तरीके आप इसको होस्ट कर सकते हो, तो एक ही पेज में
हम लोग क्या करेंगे, CSS को भी रखेंगे और जावास्क्रिप्ट को भी रखेंगे। कैसे रखना है मैं दिखाता हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखो टॉप पर आ जाओ, हेड सेक्शन के अंदर जैसे यहाँ पे CSS की लिंक दी गई है, इसको हटाओ। इसकी जगह पर बेसिक आपको आता होगा, स्टाइल टैग का यूज करो, इंटरनल CSS का यूज करेंगे यहाँ पर, और जो इसने CSS दी होगी उसको कॉपी करेंगे इस तरीके से। कॉपी कोड आते हैं VS कोड के अंदर, पेस्ट किया, पेस्ट करने पे आ गई यहाँ पे CSS, और CSS आई कहाँ पर है, इसने बॉडी टैग को सिलेक्ट किया है, ओके, स्टाइल टैग के अंदर, और हम लोग हेड टैग तक आते हैं। यहाँ पे स्टाइल क्लोज हो गई, हेड टैग क्लोज हो गया। और जावास्क्रिप्ट को कॉपी कहाँ पे करना है, पेस्ट मतलब कॉपी पेस्ट कहाँ पे करना है, पहले तो कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आओ, नीचे इसने देखो ये जावास्क्रिप्ट लिंक करने का ऑप्शन दिया है, इसको हटा दो। SRC को, SRC को जब आप हटा देते हो तो जावास्क्रिप्ट के जो टैग हैं इनके बीच में आपको जावास्क्रिप्ट डालनी होती है। तो ये मैंने डाल दी जावास्क्रिप्ट। अब कोड में जरा चेक करता हूँ, ऐसे तो कोड में ऐसे तो कोई एरर दिखेगा नहीं, पर चलाई कर समझ में आएगा कि एरर है भी या नहीं एक्चुअल में, क्योंकि मुझे तो कन्फर्म है कि ऐसा नहीं है कि एक बार में ही AI हमको पूरा बनाकर दे देगा। जिस दिन इतना होने लगा कि एक बार में कंप्लीट वेबसाइट दे देगा, उस दिन क्या ही हो सकता है, मैं कह नहीं सकता हूँ कुछ भी। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल पे सबसे पहले देखते हैं तो एक ही फाइल सिलेक्ट कर रहा है, मतलब एक इमेज आप सभी सिलेक्ट कर सकते हो। पहली प्रॉब्लम तो ये है, क्योंकि हम लोग जब भी PDF बनाते हैं तो कम से कम 2-3 इमेज या उससे ज़्यादा तो होनी चाहिए, ठीक है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड PDF का सर ऑप्शन आया नहीं, ठीक है, डाउनलोड PDF का ऑप्शन आया नहीं। प्रीव्यू पे भी क्लिक कर दिया, प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड PDF ऑप्शन आया, ठीक है। मैंने डाउनलोड PDF पे क्लिक किया, PDF डाउनलोड नहीं हुई। इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसने कहा HTML एलिमेंट JS PDF इज नॉट फाउंड। अब देखो एरर आया है, चाहूँ तो मैं इस एरर को सॉल्व कर सकता हूँ। एक्चुअल में मुझे 5 से 6 मिनट या 7 मिनट हो सकते लग सकते हैं, थोड़ा सा इसके कोड को पहले पढ़ के समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कोड मैंने नहीं लिखा है। पर हम लोग का मकसद क्या है, जब AI का यूज़ कर रहे हैं तो AI से कैसे ज़्यादा हम लोग देखो कोड तो जनरेट करना सीखें, किसने कोड तो लिख दिया, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी। तो आइए उसका कुछ अच्छा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको विंडो क्लोज किया, यहाँ पर आते हैं ChatGPT वाले कोड पे, ओके। इस कोड को ही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में अब हम लोग जाएंगे, ये ChatGPT 3.5, हम लोग जाएंगे ChatGPT 4 वर्जन के पास। 4 वर्जन इससे थोड़ा ज़्यादा इंप्रूव है, वो कोड को अच्छे से समझ पाता है। सर 4 वर्जन तो पेड है, आप लोग ये कहेंगे, तो पेड तो है, पर आपका जो ये एज ब्राउज़र है कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट का, इसके अंदर आपका ChatGPT 4 आपको मिल जाता है फ्री में इंटीग्रेटेड। आपको राइट साइड में टॉप पर क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पे, देखिए ये ओपन हो रहा है। ओपन होने पे इसके इनपुट में क्या लिखेंगे ध्यान से समझिएगा। बहुत से लोग के अंदर एक भ्रांति होती है कि यार ChatGPT हिंदी लैंग्वेज में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता। आइए मैं दिखाता हूँ कि हिंदी में भी कितना अच्छा रिस्पॉन्स देता है। सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं JPG टू PDF कन्वर्टर वेबसाइट बना रहा हूँ, पर जावा स्क्रिप्ट कोड में कुछ एरर आ रहे हैं, प्लीज़ कोड को समझ कर प्रॉब्लम, या फिर यहाँ पे लिख दिया एरर को सॉल्व करके एक वर्किंग जावा स्क्रिप्ट कोड दे दीजिए। अब सर यहाँ पे पूरा मुझको इसलिए लिखना होता है क्योंकि AI को जितना क्लियर समझाओगे उतना अच्छे से समझेगा। सॉल्व करके एक वर्किंग जावास्क्रिप्ट कोड दे दीजिए, ठीक है। और बाकी आप स्पेलिंग पे ध्यान मत दें, कोई भी इसमें ऐसा नहीं होता, ये बहुत आराम से चीज़ों को समझ लेता है। इतना लिखने के बाद अपना कोड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और एंटर दबा दूंगा। एंटर दबाने पे ये कोड को समझेगा। वैसे मेरे हिसाब से कोड में नहीं, CDN में भी प्रॉब्लम हो सकती है, CDN लिंक में, ठीक है, क्योंकि ChatGPT 3.5 है और 3.5 में एक्चुअल इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता मेरे हिसाब से, ठीक है, इंटरनेट नहीं होता है, 4 में होता है। तो ये एक्चुअल में करता क्या है, CDN की पुरानी लिंक कभी कभी दे देता है। CDN जो होता है, CDN क्या होता है, किसी भी लाइब्रेरी को जब आप डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू यूज़ करते हैं तो एक लिंक प्रोवाइड की जाती है, उस लिंक के थ्रू ही आप कॉल कर रहे हो लाइब्रेरी को, तो वो कभी कभी पुरानी लिंक दे देता है। तो अगर पुरानी होगी तो खुद ही देगा। हाँ, यही प्रॉब्लम है। देखिए इसने लिखा है आपका कोड JPG टू JPG फाइल को इमेज में कन्वर्ट कर रहा है, फिर उस इमेज को PDF में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन ये कोड सिर्फ तभी काम करेगा जब आपका ब्राउज़र फाइल रीडर API और JS PDF लाइब्रेरी को सपोर्ट करता हो। सपोर्ट तो करता है क्रोम ब्राउज़र, ओके।
यदि आपको एरर मिल रहा है तो अपने JSPDF लाइब्रेरी को सही से इंक्लूड नहीं किया है। आपको अपने यहाँ पे HTML में JSPDF लाइब्रेरी को इंक्लूड करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये अभी जो इसने दिया है ये कौन सा, ये वाला CDN, ठीक है, हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट CDN होगा, क्योंकि ChatGPT 4 जो की है वो इंटरनेट से कनेक्ट है और ये इंटरनेट से निकाल के ही इसने दिया है। तो हम लोग आते हैं VS कोड पे और कहाँ पर ये जो लाइन दी गई है इस पूरे लाइन को इस तरीके कॉपी कर लो लास्ट तक और जो न्यू लिंक लाया उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। न्यू लिंक में देखो यहाँ पे debug.js लिखा हुआ है और जाहिर सी बात है कि ये सर आपका हो गया, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है, हम लोग आते हैं ब्राउज़र पे आए, रिफ्रेश मारा, रिफ्रेश मारने पे चूज फाइल पे क्लिक किया, हम लोग ने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने पे ओपन पे क्लिक किया और प्रीव्यू पे क्लिक किया। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से यहाँ पर इमेज आई, डाउनलोड PDF पे क्लिक किया। ओहो बहुत सही, PDF डाउनलोड हो गई है। PDF को ओपन करके देखते हैं, मतलब इसने JPG से PDF तो बना दी, बट यहाँ पर इसने क्या किया है, इमेज का रेशियो थोड़ा सा बिगाड़ दिया है, ठीक है। और हम लोग क्या कर पा रहे हैं, एक चीज़ ये भी प्रॉब्लम है कि हम लोग एक ही इमेज को सिलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम लोग इस प्रॉब्लम को भी हम लोग AI से ही सॉल्व कराएंगे, खुद से नहीं। एक्चुअल में एरर ये आ रहा है कि इस पीस या फिर इस जावा स्क्रिप्ट कोड से हम लोग सिर्फ एक ही इमेज को सिलेक्ट कर पा रहे हैं, पर मुझे एक से ज़्यादा इमेज को सिलेक्ट करना है। 40 to 50 इमेजेस सिलेक्ट हो पाए इस टाइप का कोड इम्प्रूव करके दे दीजिए। और एक एरर आ रहा है कि इमेज जब PDF में सेव होती है तो वो क्रॉप हो जाती है एंड उसका रेशियो बिगड़ जाता है। ओके, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन दिस कोड। ओके, ये हम लोग ने लिखा। अब इतना प्रॉम्प्ट लिखने पर सोचना पड़ता है कि कैसे कैसे AI को गाइडेंस दें। AI क्या है, एक नवजात शिशु के तरीके, आता सब कुछ है, करना सब जानता है, पर उसको ये नहीं पता करना कैसे। उसके पास टेक्निकलिटी पावर है करने की, पर उसको गाइडेंस दिखाना होगा कि इसको करो, फिर इसको करो, फिर ऐसे करो, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे किया। अब इसको ने क्या कहा है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको मल्टीपल एट्रीब्यूट्स यूज करना चाहिए इनपुट एलिमेंट में, जैसे कि आप एक ज़्यादा फाइल सिलेक्ट कर सकें। और दूसरी बात, जब आप इमेज को PDF में ऐड कर रहे हैं तो आप इमेज के डायमेंशंस को ध्यान रखना होगा। आपको इमेज को उसका ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से स्केल करना होगा। ओके, इसने एक न्यू जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहा है, मैं इसको पहले कर लेता हूँ और इस कोड को मैं डाल दूंगा और फिर आगे देखता हूँ कि ये कर भी पा रहा है चीज़ कि नहीं कर पा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व की है या नहीं की है। पर इसने जो चीज़ इनपुट वाली बात कही है, अगर कोई को भी HTML आता होगा तो वहाँ पर मल्टीपल नाम से एक एट्रीब्यूट होता है इनपुट के अंदर, वो डालना जरूरी होता है। देखो वो भी ये करके दे रहा है, मैं पर इस चीज़ को खुद कर सकता हूँ। ये कोड हर सिलेक्टेड इमेज को एक पेज पर ऐड करेगा। अगर आपको एक ही पेज पर सारी इमेजेस ऐड करना है तो आपके इमेज डायमेंशन को एडजस्ट करना होगा। नहीं, मुझे एक पेज पर एक ही इमेज चाहिए, वही सही रहता है। तो पहले तो ये जावास्क्रिप्ट कोड कॉपी करें, VS कोड पे आ जाएं। VS कोड पे आने के बाद जावास्क्रिप्ट कोड को जहाँ से स्टार्ट हुआ है बहुत ध्यान से आपको सिलेक्ट करना होगा
क्योंकि यहाँ पर आप चूक कर देंगे तो आपको सारा गेम बिगड़ सकता है इस तरीके से। और अब आपको HTML में आना है। HTML में आने पे एक क्या छोटी सी चेंजमेंट करनी मैं आपको दिखाता हूँ। ये HTML पे बॉडी के अंदर आ जाओ। बॉडी के अंदर आप इनपुट टैग पे आइए। ये इनपुट टैग है, इसके अंदर आपको एक सिंपल सा एट्रीब्यूट डालना होता है। मैंने पढ़ाया भी है जब मैं पढ़ा रहा था HTML मल्टीपल नाम से, मल्टीपल, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप एक से अधिक फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब आते हैं यहाँ पर, एक बार रिफ्रेश जरूर कर लें एक दो बार ऐसे, फिर फाइल्स को सिलेक्ट करें। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मान लो एक ये फाइल हो गई, एक ये फाइल हो गई। पहले तो ये दो को तो मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। ओपन पे क्लिक किया, प्रीव्यू पे क्लिक किया, दोनों फाइल्स आई हैं सही से। डाउनलोड PDF पे क्लिक किया, क्या इसने मल्टीपल फाइल्स ले आया है? ओके, मल्टीपल फाइल्स ले आया है, पर इसने अलग अलग पेज पे नहीं डाला है, ठीक है। अगर मेरे पास ज़्यादा इमेजेस है तब ये क्या करेगा, देखते हैं एक बार मान लेते हैं कि मेरे पास ज़्यादा सारी इमेज हैं, तब ये ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा। ओपन पे क्लिक किया, प्रीव्यू पे क्लिक किया, प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड PDF किया। डाउनलोड PDF करने पे ये सिर्फ 2 ही इमेज को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पर फिर से, ठीक है। और एक प्रॉब्लम जो थी डायमेंशन वाली, वो तो लगभग मुझे लग रहा है सॉल्व हो गई है। फिर भी मैं इस पे आता हूँ। मैंने इनपुट टैग में मल्टीपल एट्रीब्यूट डाल दिया है, फिर भी मैं 2 से ज़्यादा इमेजेस सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एक पेज में एक ही इमेज शो हो, दूसरी इमेज दूसरे पेज में आए। प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन दिस कोड। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी जो हम लोग ने कोड किया है कॉपी, उसी को दे देते हैं यहाँ पर। फिलहाल हम लोग के पास होना चाहिए। पेस्ट किया और इसको दे दिया, ठीक है। देखो AI के साथ सर बैठना पड़ेगा। आप कोई टूल बना रहे हैं तो टूल सर 2 मिनट में तो बन नहीं सकता। 2 मिनट में एक्चुअल में मैगी नहीं बनती, उसको भी 3 मिनट 3.5 मिनट लगते हैं, ठीक है। और भी करीब 5 मिनट तो चाहिए, मतलब अच्छे से अगर आप सब चीज़ें डाल रहे हैं तो आपका कोड सही है। लेकिन आपको एक से ज़्यादा इमेज को सिलेक्ट करने के लिए मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा इनपुट टैग में। मैंने भैया लिखा है ऊपर कि मैंने इनपुट टैग में मल्टीपल एट्रीब्यूट डाल दिया है, फिर भी नहीं हो रहा है, ओके। तो समझाना पड़ता है। और दूसरी बात, जब आप इमेज को PDF में ऐड कर रहे हैं तो आपको इमेज के डायमेंशंस का ध्यान रखना होगा, ओके। अभी फिलहाल ये अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि नहीं आपको इनपुट टैग डालना हो, इनपुट टैग में मल्टीपल एट्रीब्यूट डालना होगा, पर हम लोग भी अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। आज की वीडियो का मकसद ये कि हम लोग को एक टूल तो फंक्शनैलिटी के साथ पूरा बनाना है। इस टूल का मैं कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। उससे आप डायरेक्ट यूज़ करके बस उसके UI को थोड़ा और अच्छा बनाकर होस्ट कर सकते हो, जैसे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो कोई भी टूल आप बनाते हो तो टूल को मोनेटाइज कैसे करते हो वो तो अभी थोड़ा मैं बता दूंगा, पर समझो ऐसे अगर 2-3 टूल बना लेते हो और किसी एक टूल पे भी अच्छा ट्रैफिक आने लगा तो आप अच्छे से पैसे कमा सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसने क्या किया है। कुछ कोड को मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ओके। अगर ये कोड जनरेट हो गया है तो फिर मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, फिर से मैं जाता हूँ यहाँ VS कोड पे और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक पेस्ट कर देता हूँ। अब देखता हूँ ये चीज़ हो भी रही है या नहीं हो रही है। चूज़ फाइल पे क्लिक किया, कम से कम 4 फाइल्स को मैंने सिलेक्ट किया, प्रीव्यू किया। प्रीव्यू करने के बाद में देखो प्रीव्यू में क्या कर सकते हो आप, इनका थोड़ा सा साइज छोटा कर सकते हो, जाकर CSS के थ्रू हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर ओके, एक पेज में एक इमेज आई है इस बार, ओके हो गया काम सर, हो गया हमारा काम। एक पेज के अंदर एक इमेज आ रही है इस तरीके, देखो बस थोड़ा सा ऊपर से होकर आ रही है, इसको सेंटर पे आना चाहिए था, ठीक है।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटर पे ला सकते हैं। और इमेज अगर कहीं आपको ये थोड़ी बड़ी लग रही पेज के हिसाब से, तो डायमेंशंस को CSS के अंदर या जावास्क्रिप्ट से भी आप सही कर सकते हो बेसिक है। अच्छा, एक बार इस कोड को और हम लोग क्या कहते हैं कि थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। मैं अब कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है, पर इमेज पेज के ऊपर से सट के आ रही है। मैं चाहता हूँ इमेज पेज में सेंटर पर आए। प्लीज़ इसको भी सॉल्व करें इस कोड में। ओके, मैंने यहाँ पे कोड डाल दिया, एंटर दबा दिया। ओके, अगर इसने यहाँ पे सेंटर पे ले आया तो अब क्या है, अब मैं AI को परेशान नहीं करूँगा। अब आपको अपनी थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट, थोड़ी सी HTML और थोड़ी सी CSS का यूज़ करके बस AI को अच्छे से, AI को नहीं, यूज़र इंटरफेस को अच्छे से, UI को अच्छे से बनाना है। आप चाहते हैं कि इमेज PDF के सेंटर में हो, इसके लिए हमें इमेज के सेंटर अलाइन करना होगा। ये करने के लिए हमें इमेज के लेफ्ट और टॉप मार्जिन्स को कैलकुलेट करना होगा। ये रहा आपका अपडेट कोड। अगर ये इस कोड में कर देता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत सिंपल सा आप इसी से करा सकते हो। मैंने ट्राई किया हुआ, अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि AI ये चीज़ कर सकता है तो मैंने पहले ट्राई कर रखा है। बिना रिसर्च के, बिना किसी ट्राई के वीडियोस नहीं बनती मेरे चैनल पे। प्रॉपर मुझे पता है कि AI की क्या क्षमता है और कितना वो कर सकता है। तो बहुत आराम से आप इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सही कर सकते हो। और UI को अगर आप खुद नहीं बना पा रहे हो अच्छे से, अगर आपको बहुत ही अभी बिल्कुल भी मतलब अच्छे से कोडिंग नहीं आती, HTML CSS का भी अच्छे से यूज नहीं कर पाते हो, तो HTML वाला पार्ट और CSS वाला पार्ट डाल देना इसमें, ठीक है। और लिखना इस UI को थोड़ा सा बेहतर बनाओ। और बेहतर क्या बनाओ वो भी बता देना कि भैया कलर ये रख दो, ये बटन का साइज ये रख दो, फॉन्ट ऐसा रख दो, थोड़ा बता देना, तो वो UI भी बनाकर दे देगा। तो मैंने क्या किया, मैंने जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी को बनाकर दिखाया है सही करके, आप UI को सही करके कर सकते हो। कोड को कॉपी किया। आई होप ये कोड पहले वाले से और बेटर होगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल V करेंगे, कंट्रोल V करने के बाद क्रोम पे आएंगे, ये PDF को हटाएंगे, इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, 4 इमेजेस मान लो। अब आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोड अब प्रॉपर वर्क कर रहा है। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। आपको UI को बस और अच्छा बनाना है तो आप UI को अच्छा बना सकते हैं। लो, हो गया सर, सारा काम हो गया। आपकी जो इमेजेस हैं वो PDF पे बिल्कुल पेज के बिल्कुल सेंटर पे आने लगी हैं सर। अब और क्या ही लेंगे आप, देख लीजिए, ऊपर से बराबर मार्जिन, नीचे से बराबर मार्जिन। ओके, तो UI कितना आपको बनाना है वो आपके हिसाब से, फंक्शनैलिटी AI ने ही सारा काम करके दे दिया, ठीक है। बस आप UI को, जैसे ये इमेजेस बड़ी आ रही हैं, इनको साइज में थोड़ा छोटा कर देना, ठीक है, 5x500 ऐसे करके कर देना, देख लेना कितना क्या है। इसको आप और अच्छा कर सकते हो, थोड़ा बड़ा बड़ा कर सकते हो। यहाँ चूज फाइल को थोड़ा और अच्छे से बना सकते हो, प्रीव्यू में थोड़ा बॉर्डर वगैरह दे सकते हो, डाउनलोड बटन पे भी और थोड़ा काम किया जा सकता है। बस इतना कर देना। बाकी आप होस्ट कैसे करोगे अब इस पे आते हैं, ठीक है। तो हमारा ये कोड है सर, ठीक है, ये सारा कोड है। सारे कोड को कंट्रोल A दबाओ, सिलेक्ट कर लिया, और कंट्रोल C दबाओ। X नहीं दबाना, C इसलिए दबाना है, मान लो कोड किसी तरीके चला भी जाता है तो हमारे पास यहाँ पे कोड होना चाहिए। ओके, फिलहाल तो AI से आज मेरा दिल खुश हो गया, उसने काम कर दिया है। एक चीज़ ध्यान देना, कोड जनरेट करना ChatGPT 3.5 पे ये ज़्यादा अच्छे से करता है, और कोड में सुधार करना तो वो करना आप 4 पे, ठीक है, जो कि एज ब्राउज़र में, क्योंकि वो अपडेट लिंक वगैरह देता है, ठीक है, जो इंटरनेट से अभी वो निकाल के देगा। अब क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आना कहाँ पर है, ठीक है। आप क्रोम पे आ जाएं, क्रोम पे मान लीजिए यहाँ पर मैं ब्लॉगर खोलता हूँ। ब्लॉगर जानते हैं, बहुत से लोग जानते होंगे, नहीं जानते मैं बता दूँ। ब्लॉगर गूगल द्वारा दी गई एक सर्विस है जिसके अंदर आप अपने ब्लॉग साइट बना सकते हो, एक साइट बना सकते हो जिसके अंदर ब्लॉग डाल सकते हो, या फिर अपनी छोटी मोटी वेबसाइट बना सकते हो। छोटी मोटी क्या, अच्छी मतलब बड़ी वेबसाइट भी बना सकते हो, पर ब्लॉग टाइप की बना सकते हो। पर इसी में हम लोग क्या करेंगे, अपने बिना 1 रुपये लगाए, अपनी जेब से बिना 1 रुपये लगाए ब्लॉगर का ही सब डोमेन यूज़ करेंगे, ब्लॉगर की ही साइट यूज़ करेंगे, ब्लॉगर की ही होस्टिंग यूज़ करेंगे, अपना कोड चलाएंगे, और कोड चलाने पर लोगों को लिंक शेयर कर सकते हैं।
और सर्च इंजन में भी ब्लॉगर जल्दी आता है आपकी वेबसाइट की अपेक्षा, क्योंकि ब्लॉगर के अंदर आपको सेटिंग्स मिल जाती हैं सर्च इंजन में जल्दी लाने की। तो आपकी वेबसाइट अगर ब्लॉगर की जो सर्च इंजन पे आने लगी एक बार, तो ट्रैफिक भी आ जाएगा। ट्रैफिक आएगा तो आप एड्स डायरेक्ट यहीं से लगा सकते हो, क्योंकि ब्लॉगर क्या है, गूगल का और एडसेंस क्या होता है गूगल का, तो डायरेक्ट ऐड लग जाएंगे। और नहीं मांगे चल के तो आप खुद का भी डोमेन इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। मान लो अपना कोई www.doomcoding.com इस तरीके मेरा डोमेन है, तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो रिडायरेक्ट भी कर सकते हो। मान लो आपने बाद में अपनी कोई वेबसाइट बनाई, तो यहाँ से वहाँ रिडायरेक्ट भी ट्रैफिक को कर सकते हो। बहुत तरीके। आपको करना क्या, ब्लॉगर पे आना है, क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ब्लॉगर की फर्स्ट साइट आएगी, उसी पे क्लिक करना है। क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करना है। क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करने पे सर आपका क्या होगा, ये लोड होगा और आपको साइन अप, फर्स्ट टाइम आया तो अकाउंट बना लेना है, अगर पहले से है तो साइन इन कर लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आप ब्लॉग कैसे बनाना है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं साइन अप हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ से ओपन करता हूँ ब्लॉगर, और ब्लॉगर को यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने पे सर ओपन हो गया। ओपन होने के बाद में मैं क्या करता हूँ, इस वाले एरो पे क्लिक करता हूँ और न्यू ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ। आपके सामने डायरेक्ट ये विंडो ओपन होके आएगी जब आप साइन अप कर लोगे। अब यहाँ पर अपने ब्लॉगर का मतलब अपनी साइट का नाम डालना है, ब्लॉग का अपनी साइट का नाम डालना है। तो साइट का नाम भैया पहले से ही बहुत सारे लोगों ने ले रखा होगा, तो थोड़ा सा यूनिक ही रखना। मैं यहाँ पर इसमें दिमाग नहीं दूंगा कि क्या नाम रखना है, वो आपको अपने हिसाब से रखना है। मैं सिर्फ रखूंगा JPG to PDF इन 5 सेकेंड, ठीक है। और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। एड्रेस भी, अब एड्रेस पूछ रहा है कि आप डोमेन नेम में क्या रखना चाहते हो, JPG to PDF। क्या ये अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है। इन 5 सेकेंड ये अवेलेबल होगा, ओके। JPG to PDF इन 5 सेकेंड। अब मेरे हिसाब से ये जो डोमेन का मैंने URL रखा है बहुत बेकार है, ठीक है, बहुत बेकार। पर आपको क्या करना है, आपको टाइम देना है। आपको कुछ ऐसे कीवर्ड इसमें डाल के चेक करने जो छोटे भी हो और उनका आपकी वेबसाइट के साथ नाम भी मैच करता हो। आपकी वेबसाइट करती क्या है, JPG को PDF में कन्वर्ट करती है। तो आप इस तरीके से नाम को थोड़ा बहुत आगे पीछे PDF, JPG या फिर बीच में 2 लगा दो, JPG इन PDF लगा दो, JPG ऑफ PDF, JPG इन 1 सेकेंड PDF, इस तरीके से छोटा नाम रखो और जो आपकी वेबसाइट से मिलता हो उस तरीके रखो। मेरे पास इतना टाइम नहीं क्योंकि आपकी वीडियो ऑलरेडी 31 मिनट की हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जल्दी से इस नाम को रख के आगे बढ़ता हूँ, आपको दिखाता हूँ करना क्या है। सेव पर सर क्लिक किया, ठीक है। प्रोसेसिंग हो रही है, हटा मत देना, प्रोसेसिंग हो जाने देना। अब लेफ्ट साइड में देखिए साइड बार ओपन हो गया है। सबसे पहले सर आ जाइए थीम्स पे, ठीक है। थीम्स पे आने पर यहाँ पर देखो कस्टमाइज लिखा है, बगल में ये एरो पे लिखा है, इस पे आ जाओ। इस पे आने के बाद में यहाँ पे स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम, एडिट HTML पे आ जाओ। एडिट HTML पे आ गए तो सर यहाँ पे क्या करना है, बहुत सारा आपको कोड मिलेगा। इसको Ctrl A से सिलेक्ट करो और अभी आप कॉपी करके आए हो ना, Ctrl V कर दो, आपका यहाँ पे कोड आ जाना चाहिए, ठीक है। ओके, Ctrl V करने पे कोड आया क्यों नहीं, फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, Ctrl A Ctrl C, और यहाँ पे क्या करते हैं, पहले Ctrl A करके हटा देते हैं, फिर Ctrl V करते हैं, ठीक है। अगर मान लो डायरेक्ट पेस्ट नहीं हो रहा है तो Ctrl A करो, बैक स्पेस से पूरा हटा दो, फिर Ctrl V करके अपना कोड यहाँ पे डाल दो, ठीक है। डालने के बाद सर ये ऑप्शन होता है सेव करने का। कहाँ पे, ये देखो मैं जहाँ पे अपने कर्सर को पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ पर सेव कर दिया। प्रोसेसिंग हुई, इसने कहा ओके द एलिमेंट टाइप मेटा मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय द मैचिंग एंड टैग मेटा। ओके, मेटा टैग ओके, वीपोर्ट मेटा टैग, ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। द एलिमेंट टाइप मेटा मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय द मैचिंग एंड टैग। मेटा का कौन सा क्लोज, यहाँ पे कोई क्लोज टैग हम लोग ने छोड़ दिया क्या, देखें इसमें कौन से टैग को ये क्लोज करने के लिए कह रहा है। जनरली मेटा टैग क्लोज होते नहीं है मेरे हिसाब से। मेटा टैग ये है, एक ये मेटा टैग है, ये यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। और कोई मेटा टैग इसमें है ही नहीं, तो इसको क्लोज किस चीज़ के लिए सर कह रहे हो आप। ओके, प्रीव्यू मैं फिर से सेव करूँगा। प्रोसेसिंग, एक बार हम लोग क्या करते हैं, देखो हो सकता है इसने सेव कर दिया हो, हम लोग बैक आते हैं। ओके, यू हैव अनसेव्ड चेंजेस। ओके, मैंने एक बार क्लिक किया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद एडिट HTML पे गया। एडिट HTML पे जाने के बाद मैंने Ctrl
इनके जरा देख लेते हैं इन्होंने क्या किया है। मेटा टैग यहाँ पे ओपन किया है, ये मेटा टैग यहाँ से यहाँ तक है, और HTML का ये इन्होंने पुराना एक लिंक डाल रखा है, पुराना मतलब डॉक टाइप डाल रखा है, मेटा टाइटल, और यहाँ पे सारी चीज़ें स्किन। ओके, इन्होंने थोड़ी HTML का उसके सॉरी जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया हुआ है। नीचे आके देखते हैं इन्होंने क्या मेटा टैग को कहीं क्लोज कर रखा है क्या, क्योंकि समझना होगा इनके अकॉर्डिंग कि मेटा टैग को इन्होंने क्लोज करने के लिए क्यों कहा, जबकि मेटा टैग क्लोज नहीं होते। ओके, बॉडी टैग यहाँ पे क्लोज हुआ है। मैं फिर से कंट्रोल A करके हटाता हूँ, कंट्रोल V करके डालता हूँ, और इसको सेव बटन पे क्लिक करता हूँ। ओके, इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं AI का ही यूज़ करूँगा। ठीक है, AI का ही यूज़ करूँगा। original.xml.sxx पर एक्सेप्शन लाइन नंबर 57 कॉलम नंबर 3, लाइन नंबर 57 कॉलम नंबर 3, द एलिमेंट टाइप मेटा मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय द मेटा टैग। अच्छा, लाइन नंबर 57 और कॉलम नंबर 3 पे आते हैं। जरा देखिए, थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्योंकि यार आप समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, मैं कंप्यूटर के अंदर नहीं हूँ, कोई एरर आता है तो मैं एरर को सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ, पर अब अगर आपका तो 1 सेकंड में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है सर, 1 सेकंड में कुछ भी नहीं होता है। तो लाइन नंबर 57 कॉलम नंबर 3 इसने कहा था, आई होप देख लेते हैं। ठीक है, लाइन नंबर 57 पे कॉलम नंबर 3 पे। ओके, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हेड टैग सर क्लोज हो गया है, और लगभग मेरे हिसाब से तो कोई भी यहाँ पर क्लोज होने वाले टैग ही नहीं है। मेटा टैग भी सर क्लोज नहीं होगा। सेव पे क्लिक करते हैं और बैक आते हैं थोड़ा सा। ठीक, ओके पे क्लिक करते हैं, और स्विच टू जनरेशन क्लासिक थीम, और स्विच विदाउट अ बैकअप एंड स्विच विदाउट अ बैकअप। अब एडिट HTML पे क्लिक करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल A करके हटाएंगे, और इसको हटाएंगे। सर जी हट जाइए आप, कंट्रोल A हट जाइए, कंट्रोल V। ओके, कोड मैंने यहाँ पे हटा दिया, तो इसको करते हैं कंट्रोल A कंट्रोल C, और अब मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये हो जाएगा। क्यों, मैं बताता हूँ क्यों हुआ। एंटर दबा के यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसेसिंग अपडेट सक्सेसफुली। देखिए हुआ क्या था, मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बताना चाहूँगा, आप इसमें भी डाउट हो सकता है, आपको एरर आ जाएगा, आपके लिए एरर आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने ही जो मैंने बनाया है, और थीम पे जाके, अगर अब आपको कैसे डालना है समझो। थीम पे गए, थीम पे जाने के बाद देखो एडिट HTML लिखा, ये पॉइंटर ऐसे एरो डाउन एरो है, इस पर क्लिक किया। आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है, डायरेक्ट यहाँ पे चेंज, यहाँ पे ऐसे कहीं पे अगर एडिट HTML लिखा तो नहीं जाना है, आपको जाना है स्विच टू सेकंड जनरेशन लेआउट थीम, इस पे जाना है। स्विच विदाउट अ बैकअप, इस पे जाना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से यहाँ पे देखो स्टार्टिंग से, जैसे स्विच टू यहाँ पे क्लासिक थीम विदाउट अ बैकअप, और एडिट HTML, और यहाँ पर जाके कंट्रोल A करके हटा देना है, और फिर कंट्रोल V करके अपना कोड पेस्ट कर देना है। सर बहुत देर हो गई, प्रीव्यू दिखाइए, प्रीव्यू दिखाता हूँ, आइए। ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ से आप डायरेक्ट व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके आप देख सकते हो आपने जो कोड डाला है सर वो इंटरनेट पे आ चुका है। इंटरनेट पे आते ही सर यहाँ पे आपका कोड चल रहा है। ऊपर एक ऑटोमेटिक नैव बार आ चुका है, किसका आया है, ये आपको ब्लॉगर का नैव बार है, तो इससे आपको कोई लेना देना है नहीं, ये आपके लिए है, आपके अलावा किसी और को दिखेगा भी नहीं। ठीक है, ये जो ऊपर ब्लॉगर का साइज देख रहे हो ये आपके अलावा नहीं दिखेगा। ठीक है, अब क्या करना है, चूज फाइल पे मैंने क्लिक करना है और देखना है कि ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। ओपन पे क्लिक किया, ओपन क्लिक करने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक किया, डाउनलोड बटन पे क्लिक किया, वेरी गुड। तो इस तरीके से इसने डाउनलोड कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इतना करूँ कि मैं अपने ब्लॉगर पे आया, जैसे मैं रिफ्रेश किया, मैंने ब्लॉगर पे आया, ठीक है, और ब्लॉगर पे आने के बाद इसका URL कॉपी कर लिया। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, पूरे इसको क्लोज कर देता हूँ, सब चीज़ों को मैंने क्लोज कर दिया। ओके, मैं देखो किसी भी फ्रेंड को URL भेजूंगा, वो क्या करेगा सर, URL पे इस तरीके से आएगा, ये URL है, जैसे ही क्लिक करेगा वो मेरे इस साइट पे आ गया। अब साइट पे आने पर सर क्या होगा कि आप यहाँ से इमेजेस को सिलेक्ट किए, ये ओपन पे क्लिक किए, प्रीव्यू पे क्लिक किए, प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड PDF पे क्लिक कर दिए। बेहतरीन, मजा आ गया।
ठीक, कितना खुशी होता है कि एआई से सारा काम कराया, खुद नहीं किया है। ओके, पर कोडिंग सीख लेना, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे, बहुत जगह डाउट्स आएंगे क्योंकि एआई बहुत बार गलतियां करता है। ठीक है, 1 2 3 4 5, इस बार 5 इमेजेस मैंने डायरेक्ट सिलेक्ट किए हैं, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है कि सीरियल वाइज कैसे करना है और साइज वाइज का थोड़ा इम्प्रूवमेंट यूआई का कर लेना। ठीक है, अब क्या करना है, एक चीज बची है कि सर पैसे कैसे कमाएंगे। टूल बनाना आपने सिखा दिया, टूल को होस्ट करना सिखा दिया, यूआरएल सर भेजना सिखा दिया, अब अर्निंग कैसे करनी। अर्निंग करने के लिए सर लोगों को आना जरूरी है। तो लोगों को यार थोड़ा बहुत अगर आप ऐड का पैसा रखते हो तो चला सकते हो, ऐसे मेरे हिसाब से ऐड चलाना कोई समझदारी की बात नहीं है। उसके बदले आपका इंस्टाग्राम है, आप उस पर रील्स बनाइए, रील पे बताइए कि सर ये मैंने बनाया है, इस टूल का आप यूज़ कर सकते हो, डाल दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, धीरे धीरे थोड़ा लोग जानेंगे, थोड़ा ही ट्रैफिक आएगा, 100 लोग आएंगे, कुछ लोग आएंगे, धीरे धीरे चलने लगेगा। पर एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें अगर मैंने यहाँ पे लिखा जेपीजी टू पीडीएफ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेपीजी टू पीडीएफ और मैं सर्च करता हूँ, तो सर ये टॉप रैंक पे कैसे आएगा। आप देखो बिल्कुल टॉप पे तो नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो टॉप 5 के अंदर तो नहीं आएगा क्योंकि अडोबे भी, अडोबे से तो बड़ा आपका कस्टमाइजेशन है नहीं, एसईओ है नहीं, तो यहाँ टॉप 5 पे नहीं आएगा, पर उसके नीचे यहाँ पे आना स्टार्ट करेगा। एसईओ कैसे होगा थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। कंप्लीट एसईओ बताना अपने आप में 12 घंटे का कोर्स होता है, तो कंप्लीट एसईओ बताना तो सर अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं आपको क्या बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा देख लो। मैं ब्लॉगर पे गया, अगर आपको अपनी वेबसाइट रैंकिंग पे लानी है तो कैसे आप कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। जैसे ये मेरी अभी साइट खुली हुई है, ठीक है, आप आ जाओ सेटिंग पे। सेटिंग पे कुछ सेटिंग्स का ध्यान रखो। जब सबसे पहले टाइटल जो है इस पर सुधार करो, टाइटल पे जहाँ तक हो जाए जेपीजी टू पीडीएफ ही रखो। ठीक है, जेपीजी टू पीडीएफ ही रखो और थोड़ा सा स्पेस दे दो, जेपीजी टू पीडीएफ, और सेव कर दो। ठीक है, इसने सेव कर दिया। अब डिस्क्रिप्शन सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से खुद नहीं लिखना है क्योंकि आपको अभी एसईओ को समझनी। एआई के पास जाओ, पहले उसको एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट दो कि बिहेव लाइक एक्सपर्ट एसईओ। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट बिहेव लाइक, ठीक है, इस तरीके लिखा। फिर उसको आपको लिखना है कि एक ब्लॉगर साइट है जिसको मैंने एक टूल की तरीके बना रखा है जिसका नाम है जेपीजी टू पीडीएफ। जिस तरीके की ऑडियंस मैं चाहता हूं कि लोग आए और अपने अगर जेपीजी को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो करें। इसके लिए मुझे अपनी साइट के लिए एक एसईओ प्रूफ बढ़िया से डिस्क्रिप्शन लिख के दे दो जिससे मेरी वेबसाइट का एसईओ हो जाए और सर्च इंजन में आने लगे। कीवर्ड का ध्यान रखना, एसईओ कैसे लिखा जाता है उस फॉर्मेट का ध्यान रखना और बढ़िया से डिस्क्रिप्शन लिख के देना। वो आपको लिख के देगा, आप यहाँ डाल देना। ठीक, जब आप डिस्क्रिप्शन डालोगे और टाइटल आपने अच्छा डाल ही दिया है, आपका काम हो जाएगा। और ब्लॉग की लैंग्वेज आप इंग्लिश ही रख दो, एडल्ट कंटेंट आपका है नहीं तो आपको इसको बंद रखना है। ओके, विजिबल टू सर्च इंजन, अलाउ सर्च इंजन टू फाइंड योर ब्लॉग। अगर सर आपने इस पर क्लिक नहीं किया है, कर दीजिएगा, नहीं आपकी वेबसाइट जीवन में रैंकिंग में नहीं आएगी, कहीं इंजन सर्च इंजन में भी नहीं आएगी। आप सोचोगे लोग आ क्यों नहीं रहे। ठीक है, उसके बाद अगर थोड़ा सा पैसा हो या कुछ भी हो सके तो मेरा मानना कि ब्लॉग का एड्रेस जो है सर ये कस्टम एड्रेस ले लेना। कस्टम एड्रेस मतलब कस्टम डोमेन पे ये जो है ये ले सकते हो। ठीक है, कस्टम डोमेन में क्या है कि आप थोड़ा सा कुछ पैसे लगते होंगे, मतलब अब लेने के लिए लगेंगे ही कस्टम डोमेन, तो आपका खुद का रहेगा। ठीक है, तो उसमें क्या .com रहता है तो वो जल्दी सर्च इंजन पे आता है, ये मैंने देखा है। ठीक है, बाकी इसको भी और अच्छा से इम्प्रूव किया जा सकता है तो इम्प्रूव कर लीजिएगा। ओके, और HTTPS का क्या है, इंश्योर दैट विजिट टू HTTPS, इसका ऑप्शन ऑन कर देना। ये SSL सर्टिफिकेट के लिए होता है। ब्लॉगर एडमिन नेम से कोई लेना देना नहीं है, ये सब ऑथर्स के लिए होता है। रीडर एक्सेस कर देना पब्लिक के लिए। ठीक है, पब्लिक के लिए ये जरूरी है। और आपको पोस्ट वगैरह करनी है, इस पूरे जो आपने थीम बनाई है इसमें एक ब्लॉग का सेक्शन डाल देना। एक तो टूल का सेक्शन, एक ब्लॉग का सेक्शन बना देना है। वो एक छोटा सा कोड लिख के एआई से कहके उसमें करीब करीब मेरे हिसाब से 10-15 या 20 कर दो तो बहुत बढ़िया। 20 आर्टिकल लिख दो या एआई से लिखवाओ, पर इस तरीके लिखवाना कि वो समझ में ना आए। बहुत सारे टूल्स होते हैं तो एआई से लिखवा कर कुछ आर्टिकल्स डाल दोगे इसी टाइप में कि जेपीजी से पीडीएफ कैसे कन्वर्ट होती है, टूल्स नए नए मार्केट में कौन से हैं एआई के बारे में, तो रैंकिंग उसकी और जल्दी बढ़ेगी और मोनेटाइजेशन में भी आपका फायदा रहेगा। ठीक है, ओके, बाकी ये सारी चीज़ें ठीक है। कमेंट सेक्शन को क्या करना है, हु कैन कमेंट्स, ये सब ठीक ही है लगभग। ईमेल के लिए आपको कुछ करना नहीं है। टाइम जोन सब सही रखना है। टाइम जोन्स को मेरे हिसाब से इंडिया के शायद होता है यहाँ पे। ठीक है, इंडिया का आप करके देख सकते हो। बाकी मैं ब्लॉगर पे डिटेल्ड वीडियो अभी कोई बनाने की सोच नहीं रहा हूँ, आप चेक कर लेना यार, गूगल पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन,
ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसको ऑन करके सर्च डिस्क्रिप्शन, मतलब उस डिस्क्रिप्शन क्या था, वो आपकी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन है, आपकी वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्च डिस्क्रिप्शन है, इसी के अकॉर्डिंग आप वेबसाइट को सर्च कर सकते हो। तो इस पर भी आपको बहुत ध्यान देना है और बहुत अच्छे से लिखाना है और कर देना है। कस्टम रिडायरेक्ट का मतलब क्या, आप अगर डायरेक्ट मतलब उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल पे भेजना चाहते हो या आगे चल के कोई अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो कस्टम रिडायरेक्ट भी डाल सकते हो, ठीक है, ऐड करके। इनेबल कस्टम रोबोट टीएक्सटी, इसको ओपन कर देना है, जिससे आपके रोबोट्स आके सर्च इंजन को मतलब आपकी वेबसाइट को समझेंगे। फिर मोनेटाइजेशन जब ऑन करोगे तो एड्स डालने के लिए याली का ऑप्शन ओपन करना होगा, और बाकी यहाँ कोई आप खास ऑप्शन आपके लिए है नहीं, ठीक है। और इनेबल लिंक ऑप्शन इन पोस्ट एडिटर, नहीं ये नहीं चाहिए। अब देखो दो चीज़ें हो गई, आपको पोस्ट डाल देना है, कुछ आर्टिकल डाल देने हैं, सारी सेटिंग्स जो जैसे बताई वैसे कर देनी है। थोड़ा सा और लेआउट पे ध्यान दे देना, मतलब ये जो यूआई है उसको थोड़ा अच्छा और बना देना, बेसिक सेटिंग्स का ध्यान रख लेना, बाकी सारा आपका हो गया है, ठीक है। और रीडिंग लिस्ट पे क्या होता है जरा देख लेते हैं। अ बेटर ब्लॉगर एक्सपीरियंस ऑन द वेब, इसको पढ़ लेना थोड़ा, ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे चीज़ें होती हैं। ओके, ब्लॉगर बज मतलब इनका खुद का एक ब्लॉग है जहाँ पर ये आपको थोड़ी थोड़ी गाइडेंस देते रहते हैं। ओके, अब क्या करना है, अब यहाँ पे आना है आपको अर्निंग वाले सेक्शन पे। अर्निंग वाले सेक्शन पे आने पे क्रिएट न्यू एडसेंस अकाउंट, अगर आपने कभी एडसेंस अकाउंट नहीं बना रखा है तो आप एक एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, 18 साल से नीचे, तो आपको अपने मदर, फादर या सिस्टर या ब्रदर, बड़े भाई जो होंगे 18 साल से ऊपर, उनके नाम से बनाना है। एक ही बनेगा, एक नाम पर एक एड्रेस पे, ठीक है। दो नहीं बना सकते हो, नहीं हटा दिया जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। और एडसेंस अकाउंट कैसे बनता है, क्या नहीं बनता है, सब आप सर्च कर सकते हो, बहुत वीडियोस पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। क्रिएट एडसेंस अकाउंट करना जब 20 आर्टिकल डाल चुके हो अपनी वेबसाइट पे, और 20 आर्टिकल में से कम या 5-6 खुद भी लिख लेना, सब एआई से ना लिखाना जिससे पकड़े ना जाना, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि कैसे आप मोनेटाइज कर सकते हो, इन सब पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी बस। अब देखो अर्निंग का कितना सोर्स होता है, मैंने बताया था कि लास्ट में बता दूंगा। तो अर्निंग के सोर्स गिनो, एक एड्स से, ठीक है, कि आपने ऐड लगा दिया, एड्स आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जब आपकी वेबसाइट पे काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है तो आपको कुछ टूल्स और ऐड करने, ठीक है। जब मान लो आपने एक टूल में थोड़ा एडवांस वर्जन डाल दिए, जैसे अगर आपको करीब 100 या 200 या 500 इमेजेस की पीडीएफ बनाना है तो आपको छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होगा, $1 का या $2 का। अगर वो $2 आपको पे कर रहा है, पेमेंट बहुत आराम से ऐड कर दोगे, वो अपनी वेबसाइट बनाकर करना, उसमें ज़्यादा सही रहेगा, इसमें मत करना, ठीक है। रिडायरेक्ट लगा दोगे हो जाएगा, तो पेमेंट लगा दोगे, $2 फीस देगा, और 500 इमेजेस या 200 इमेजेस का जब वो करेगा तो आराम से कर सकता है, ठीक है। तो एक तो पेमेंट ऑप्शन हो गया जिसको सब्सक्रिप्शन फीस भी बोल सकते हो, एक एड्स का हो गया, दो ये हो गए। तीसरा सर, मान लो आप क्या कर सकते हो कि पर्सनली, जैसे किसी का कोर्स लॉन्च हुआ, किसी का कुछ नया लॉन्च हुआ, तो उसके पर्सनली ऐड चला सकते हो। बिकम अ पार्टनर करके एक ऑप्शन डालोगे तो लोग अप्लाई करते हैं, उनका पर्सनलाइज ऐड, पर्सनलाइज चीज़ें लगा सकते हो। जैसे फिजिक्स वाला सर, मतलब फिजिक्स वाला पूरी ऑर्गेनाइजेशन है अलग पांडे सर की, उनका अगर आपके पास स्टडी रिलेटेड ब्लॉग है तो उनका आता है, वो आप लगा सकते हो। इस तरीके से आते हैं। 3 तो यही मेन ऑप्शन हो गए। बाकी आप और गूगल पे सर्च करो, यही एआई से पूछो कि मैं अपनी वेबसाइट को और कितनी तरीके से मोनेटाइज कर सकता हूँ, वो सब कुछ बता देंगे A to Z, ठीक है। 3 मेन तरीके थे, एड्स द्वारा, आपके टूल्स के सब्सक्रिप्शन द्वारा, और पर्सनलाइज ऐड द्वारा, ठीक है। 3 ये हो गए, बाकी भी और काफ़ी सारे तरीके दिमाग में आ रहे थे, फिलहाल 3 इंपॉर्टेंट है तो मैंने 3 बता दिए। ओके, यूज़र्स पे पहले फोकस करना कि जब यूज़र्स आने लगे करीबन, तब अच्छे यूज़र्स आने पे ही मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना, नहीं तो गूगल रिजेक्ट कर देता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। कंप्लीट प्रोसेस, जहाँ पर मैंने ब्लैंक कुछ भी नहीं था, जीरो से लेकर पूरा एक टूल होस्ट करके दिखा दिया, उसकी लिंक शेयर करके दिखा दिया, यहाँ तक का अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है, सेटिंग्स SEO की कैसे करनी, सब कुछ बता दिया, और सारा एआई से ही कराया, खुद कुछ नहीं किया है। तो कैसी लगी सर ये वीडियो? अगर इतनी मेहनत आपको पसंद आई हो, यूट्यूब पर बहुत कम ऐसी वीडियोस होती हैं जहाँ पर लाइव प्रैक्टिकल कुछ बताते हैं। थ्योरी या फिर एक एडवाइस देने के लिए तो सब आ जाएंगे कि एआई से पैसे कमाओ, ब्लॉग लिखकर पैसे कमाओ, पर उस चीज़ का प्रैक्टिकल प्रीव्यू दिखाना कि कैसे हो सकता है, बहुत कम ऐसी वीडियो आपको मिलेंगी। अगर आप ऐसी वीडियोस को समर्थन करना चाहते हो तो एक लाइक करके मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कर सकते हो। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड क्वेश्चन नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसके लिए मैं थोड़ा सॉरी आपसे बोल देता हूँ, क्योंकि मैं कहीं पे भी कट नहीं लगाना चाहता था, जो था रॉ एंड रियल दिखाना चाहता था। इसी के साथ अपनी वीडियो को राम लेता हूँ। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।